जॉर्डन बेलफोर्ट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वॉल स्ट्रीट की चमक दमक, बेहिसाब पैसा और शायद अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। एक ऐसा शख्स जिसने हजारों लोगों को कंगाल कर दिया, लेकिन सजा काटने के बाद वो पहले से भी ज्यादा मशहूर और अमीर हो गया। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं कि कैसे एक अपराधी अमेरिका का पॉप कल्चर हीरो बन। चलिए, बात को घुमाते नहीं है। जॉर्डन बेलफोर्ट का सबसे बड़ा अपराध क्या था? आम निवेशकों को धोखा देना। उसने झूठ की बुनियाद पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी आग में हजारों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। तो इतने बड़े फ्रॉड की सजा क्या मिली होगी, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 22 महीने। हाँ, सही सुना आपने, 2 साल से भी कम। ये नंबर अपने आप में एक मजाक जैसा लगता है ना? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम, एक अपराधी लोगों के लिए हीरो बन जाए, एक आइकॉन? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। वॉल स्ट्रीट का वो भेड़िया बनने से काफी पहले जॉर्डन बेलफोर्ट बस एक आम लड़का था। लेकिन हाँ, एक चीज उसमें आम नहीं थी। पैसे कमाने की जबरदस्त, कह सकते हैं एक तरह की भूख। तो ये भूख, ये बेचने की कला आखिर आई कहाँ से? यहाँ एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में गर्मियों की छुट्टियों में $20,000 कमा लेना उस जमाने में, या फिर डेंटल स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि डीन ने कह दिया कि इससे अमीर नहीं बनोगे। मतलब उसका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर था, पैसा। और यहीं पर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान मिला कि क्या बेच रहे हो ये जरूरी नहीं है, कैसे बेच रहे हो, सारा खेल उसी का है। और उसकी इस कला का एक छोटा सा नमूना सुनिए। ये उसकी पिच हुआ करती थी। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, बस एक सपना बेचा जा रहा था कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। और साथ में पैदा किया जाता था एक डर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आज नहीं खरीदा तो कल बस हाथ मलते रह जाओगे। और बस यही था उसका ब्रह्मास्त्र। और इसी ब्रह्मास्त्र के दम पर बेलफोर्ट ने खड़ी की अपनी बदनाम कंपनी स्ट्रैटन ओकेमॉन्ट। तो चलिए अब जरा इस घोटाले की मशीनरी को समझते हैं कि ये काम कैसे करती थी। इस पूरे खेल के सेंटर में थे पेनी स्टॉक्स। अब ये क्या भला है? समझिए कि ये वो शेयर्स थे जिन्हें कोई भी बड़ा इज्जतदार ब्रोकर हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये कौड़ियों के भाव मिलते थे, इन पर कोई खास नियम कानून नहीं थे, और इनमें हेराफेरी करना बच्चों का खेल था। मतलब फ्रॉड करने के लिए इससे बढ़िया टूल हो ही नहीं सकता था। तो ये करते क्या थे? इनकी स्कीम का नाम था पंप एंड डंप। सुनने में जितना सिंपल है उतना ही खतरनाक भी। पहला स्टेप, किसी फालतू सी कंपनी के लाखों शेयर कौड़ियों के भाव खरीद लो। दूसरा स्टेप, अपनी ब्रोकर्स की फौज को फोन पर लगा दो ताकि वो झूठी तारीफें कर करके मार्केट में एक नकली हवा बना दें। जब आम लोग इस झांसे में आकर शेयर खरीदने लगते तो डिमांड बढ़ने से शेयर का प्राइस रॉकेट बन जाता। और बस जैसे ही प्राइस टॉप पर पहुंचता, बूम, बेलफोर्ट और उसकी टीम अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाती। नतीजा, उनकी जेबें भर जाती और आम निवेशक सड़क पर आ जाते। लेकिन स्ट्रैटन ओकोमॉन्ट की कहानी सिर्फ पंप एंड डंप तक ही सीमित नहीं थी। असली खेल था उसके कल्चर का। बेलफोर्ट ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नौकरी पर नहीं रखा। नहीं, उसने उन लड़कों को चुना जो भूखे थे, जिनके अंदर पैसा कमाने की आग थी, और उन्हें सिखाया अपना अचूक नुस्खा, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक ऐसी टेक्निक जो किसी भी ना को जबरदस्ती हाँ में बदल सकती थी। ऑफिस का माहौल किसी कंपनी जैसा नहीं, एक कल्ट जैसा था, जहां पैसा ही धर्म था और जॉर्डन बेलफोर्ट खुदा। और इस धोखे की मशीन से पैसा पानी की तरह बरसा, बेहिसाब पैसा। और जब पैसा आता है तो साथ में लाता है बेहिसाब अय्याशी। स्ट्रैटन ओकमॉन्ट उस वक्त अपने पीक पर था, लेकिन ये एक ऐसा नशा था जो अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। कुछ ही सालों के अंदर कुछ दर्जन ब्रोकर्स से सीधा 1000 से ज्यादा ब्रोकर्स की फौज। और पैसा कितना उठा रहे थे? सैकड़ों मिलियन डॉलर्स। ये कोई फाइनेंशियल फर्म नहीं थी, ये एक आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट था जो बस फटने ही वाला था। और ये पैसा जा कहाँ रहा था? आप सोच भी नहीं सकते। ऑफिस के अंदर पार्टियां हो रही हैं, लॉन में हेलीकॉप्टर खड़ा है, समंदर में अपनी पत्नी के नाम पर एक सुपर यॉट तैर रहा है। ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं था, ये एक सीधा सीधा ऐलान था कि नियम कानून हमारे लिए नहीं है, हम नियमों से ऊपर हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की बुनियाद पर बनी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब कहानी में एंट्री होती है कानून की, और यहां से शुरू होता है इस साम्राज्य के पतन का काउंटडाउन। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। पहले तो SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की नज़र उन पर पड़ी। फिर एक बहुत ही फिल्मी घटना हुई। बेलफोर्ट ने नशे की हालत में अपना शानदार यार्ड समंदर में डुबो दिया। ये मानो एक इशारा था कि उसकी अपनी जिंदगी की नाव भी डूबने वाली है।
इसके फौरन बाद FBI की रेड पड़ी और स्विट्जरलैंड में छुपाए गए काले धन का पर्दाफाश हो गया। एक तरफ तो कानून का शिकंजा कस रहा था और दूसरी तरफ कंपनी अंदर से ही सड़ रही थी। अब ड्रग्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि रोज काम करने के लिए जरूरी हो गए थे। करोड़ों डॉलर कैश में सूटकेस में भरकर विदेश भेजा जा रहा था। और सबसे बड़ी चोट, बेलफोर्ट के अपने ही सबसे खास लोग अब FBI के लिए जासूसी करने लगे थे। खेल खत्म हो चुका था और आखिर में वुल्फ पकड़ा गया। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुआ बेलफोर्ट का सबसे बड़ा स्कैम, उसकी सबसे बड़ी सेल, और वो थी उसकी अपनी कहानी। जरा इस इंसाफ को देखिए। जिन अपराधों के लिए उसे 30 साल तक की जेल हो सकती थी, उसके लिए उसे सजा मिली सिर्फ 22 महीने की। क्यों? क्योंकि उसने FBI के साथ एक डील कर ली। और जेल भी कैसी, एक मिनिमम सिक्योरिटी वाली, जिसे लोग कैंप कप के कहते थे। मतलब एक तरह की सजा के नाम पर छुट्टी। और उन लोगों का क्या, जिन्हें उसने लूटा था? कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बेलफोर्ट उन्हें $110 मिलियन लौटाएगा। लेकिन आज तक उस रकम का एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिला है। पीड़ित आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं और जॉर्डन बेलफोर्ट वो एक शानदार जिंदगी जी रहा है। तो जेल में उसने क्या किया? उसने अपनी कहानी लिखी और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नाम की वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। और फिर तो हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम मार्टिन स्कॉर्सेसी और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने मिलकर उस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। सोचिए, जिस आदमी ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, वही अब पूरी दुनिया का मनोरंजन कर रहा था। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। उसने कभी माफी नहीं मांगी, उल्टा उसने कहा, हाँ मैं लालची था, लेकिन यहाँ कौन नहीं है। एक तरह से उसने आईना हम सबको दिखा दिया, और शायद वो कहीं ना कहीं सही भी था। और यहीं पर आके हम इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर रुकते हैं। जॉर्डन बेलफोर्ट की कहानी सिर्फ एक धोखेबाज की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज का, हमारे लालच का, हमारी इच्छाओं का आईना है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सच में चाहते थे कि उसे सजा मिले, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक हिस्सा उसके जैसा बनना चाहता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।